हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, यानी अगर हम बात करें प्रथम कवि का दर्जा किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होंगे कि सर स्वयंभू भी तो प्रथम है। जी नहीं, अपभ्रंश के महाकवि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया क्या, जब क्वेश्चन में पूछा जाए अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता है, तो वहां पर दोस्त आप लगाएंगे स्वयंभू को लगाएंगे। इसलिए ये डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद, ऑप्शन सी जाएगा जब प्रथम कवि मारेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप जो है डाउटफुल रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में एक बढ़ा देता हूं अमृत राय, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो अमृत राय होना चाहिए। जी नहीं, देखिए कलम का सिपाही जो कहा जाता है वो है प्रेमचंद्र जी को। और एक क्वेश्चन जब आता है कि कलम का सिपाही जो कृति है, रचना है, जिसको लिखा किसने है, तब वहां पर आप मारेंगे कि भाई इसको लिखने वाले अमृत राय हैं। क्या है, इसको लिखने वाले अमृत राय हैं, लेकिन कहा किसे जाता है, प्रेमचंद्र जी को। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों को लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम है, मतलब 0 से टॉप लेवल तक का साहित्य आपको इस वीडियो में मिलेगा। निराला की पहली रचना कौन सी थी। तो निराला की जो पहली रचना, अब यहां से देखो आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी निराला की रचना है। पहली बात तो ये आपको यहां पर देख लेना है, नोट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो निराला से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी प्रथम रचना जूही की कली थी, ये आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिंदी में कि ये बताओ कि हिंदी में क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो मैं तो बहुत बार रटाया हूं, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है निराला को। तो इस चीज को भी आप याद रखें। वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, लेकिन आप हमारा एक परिवार हैं। भले ही आप पर्दे के उस पार घर में बैठे हुए हैं, इस बार हर बहन हर भाई का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस सिलेक्शन से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आपने देखा है, पहली बार देखा है, तो परेशान ना हो। प्रतिष्ठापक को माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ कि जो आपके युग हैं, द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 90%। क्लियर है। और हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ, यामा के लिए जाएगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी हो जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि सान्ध्य गीत किसकी रचना अगर पूछा जाए, नीरजा किसकी रचना है, निहार किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, गिल्लू किसकी रचना है, तो सभी का आंसर एक ही होगा, महादेवी वर्मा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन क्वेश्चन, अंधा युग किसकी कृति है, यानी अंधा युग जो है किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, यानी बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ भाई सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो आप लिख लीजिएगा धर्मवीर भारती। गीत फरोज के रचयिता, अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अब मैं देखो, आपको अगर ज्ञान होगा, आपको सब कुछ अगर पता होगा, तो आप क्यों देखेंगे वीडियो। इसलिए गलत होने का डर अपने दिमाग से निकाल दो। भले ही आपका कल पेपर लगा हो, चाहे जब लगा हो, डर आपको निकालना पड़ेगा। गलत करिएगा लेकिन एग्जाम में नहीं। गीत फरोज के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो किसके साथ, भवानी प्रसाद मिश्र के साथ। ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, छंद शास्त्र को यहाँ पर प्रणेता के रूप में बनाया गया है, यानी बताया गया है, वो कौन है, पिंगल शास्त्र है। इसलिए आंसर जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। अगला, कृष्णार्जुन युद्ध एक बहुत बेस्ट रचना है, बहुत जबरदस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है। भाई गद्य और पद्य, गद्य बिना लय का होता है, पद्य लयबद्ध होता है। यह दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य में भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, युगधारा किसकी रचना है। युगधारा
किसकी रचना है, तो यहां पर जो आंसर जाने वाला है वो किसके साथ चला जाने वाला है, युगधारा जो है नागार्जुन के साथ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक जीवनी, एक जीवनी किसका उपन्यास है। 11 और 12 दो उपन्यास से संबंधित हैं, दोनों गलत करें लेकिन एग्जाम में नहीं होने चाहिए। एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है 11 का ए चला जाएगा अज्ञे के साथ। अब 12 भी यहां पर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पूछा है एक जीवनी किसका उपन्यास है और दूसरा पूर्वा किसका उपन्यास है, दूसरा क्या है, पूर्वा किसका उपन्यास है, तो ये भी जाएगा अज्ञे के साथ। दोनों आपको याद रखना है कि एक जीवनी किसका उपन्यास है और पूर्वा किसका उपन्यास है, तो ये अज्ञे साहब का है, ऑप्शन डी। गीत पुंज के रचयिता कौन है, गीत पुंज के रचयिता कौन है। अब मैं इसको ट्रिक से कोशिश करने की बात करूं तो हर क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ट्रिक यार थोड़ी ऐसी ट्रिक होती है जिससे हम एग्जाम में हो सकता है भूल जाए। हर चीज में ट्रिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। गीत पुंज के रचयिता कौन है, तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई, निराला के साथ। अब जैसे अगर हम बात कर दे भाई यहाँ पर पुंज माने अगर हम दीपक जलाते हैं, गीत गा दे, तो भाई गीत अगर गाते हो, दीपक जलाते हो, खुशियां मनाते हो, तो वो माहौल कैसा हो जाता है, निराला हो जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बीणा किसकी रचना है, जवाब दीजिएगा। बीड़ा किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ा जो है किसकी रचना है, बताइए, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वो सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आंसर बी लॉक हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चन से कभी समझौता नहीं और आपके सिलेक्शन से कभी समझौता नहीं किया। सिलेक्शन जी तोड़ के लेंगे और कुछ भी हो जाए हारने नहीं देंगे आपको। आग का आईना किसकी रचना है, आंसर दीजिएगा। आग का आईना जो है किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो आग का आईना अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो केदारनाथ अग्रवाल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। झरना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, जरा जवाब दीजिएगा। झरना किसकी कृति है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो भाई झरना की बात करें तो झरना आंसर चला जाएगा। झरना हुआ, कंकाल हुआ, तितली हुआ, ये जयशंकर प्रसाद को जाता है और ये कहे जाते हैं छायावाद के पितामह। अगर कल को पूछा जाए छायावाद का जनक कौन है तो भाई क्या मारेंगे, छायावाद का जनक है जयशंकर प्रसाद के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन के गान किसका उपन्यास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन के गान किसका उपन्यास है, लॉक किया जाए। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर जीवन के गान को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नागार्जुन के साथ चला जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा। ये देखिए अगर बात करें कैसे याद करोगे तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात करूं तो यार देखो अर्जुन के आपने देखे होंगे कि अर्जुन कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, है ना, अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, तो मैं कह सकता हूँ जीवन को जीने के लिए अर्जुन ने बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे ही अगर नहीं याद हो पा रहा तो यहाँ पर देखिए गान आ रहा है और इसका उल्टा जो है यहाँ पर नाग और गान की बात कर सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रिक लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है 18 नंबर, ये 100% बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। मधुकलश किसका उपन्यास है, तो मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, नीड़ का निर्माण फिर ये सभी रचनाओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। 19 नंबर, कनुप्रिया बहुत बार पूछा गया है, कनुप्रिया किसकी कृति है, कनुप्रिया किसकी रचना है। तो यार देखो कनुप्रिया जैसी रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, ये सभी रचनाओं को लिखने वाले धर्मवीर भारती है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, बापू के रचयिता कौन है, बताइएगा। बापू के रचयिता कौन है, जवाब दीजिएगा। बापू के रचयिता कौन है, दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर वैचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, 20 नंबर का ए चला जाएगा, दिनकर के साथ चला जाएगा। दिनकर ने बापू को लिखा है और दिनकर को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि। क्या द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का राष्ट्र कवि जो है वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला,
नगर शोभा किसकी रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी लॉक हो जाएगा, रहीम दास जी के साथ। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है दोस्त? इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ? 22 का नंबर 22 आंसर जाएगा रत्नाकर के साथ। हरिश्चंद्र बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएंगे। हम बी को लॉक कर रहे हैं। सागर मुद्रा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उपन्यास है। सागर मुद्रा को लिखने वाले कौन है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या फिर अज्ञेय? तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई अज्ञेय के साथ, डी के साथ चला जाएगा। अज्ञेय से मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था कि पूर्वा, पूर्वा किसका उपन्यास है, सागर मुद्रा किसका उपन्यास है, और एक मैंने अभी और कराया था जो मैंने जीवन से संबंधित कराया था, तो दोस्त वो भी अज्ञेय का है। नीम के पत्ते के रचयिता, या नीम कर लेना, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? और बहुत फेमस कवि हैं, कृति हैं, जो है रचनाकार हैं। तो देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पर उर्वशी जिन्होंने लिखा है, अगर नीम के पत्ते की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि ये बापू के रचनाकार जो है, नीम के पत्ते के रचनाकार हैं, वो दिनकर है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। रश्मि बहुत फेमस कृति है, बहुत ही ज्यादा फेमस कृति। अगर देखा जाए यामा और रश्मि को बहुत फेमस माना जाता है हिंदी साहित्य में। रश्मि किसकी रचना है? तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक किया जाए। महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। और हिंदी में आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है हिंदी में? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आंसर जाएगा सी के साथ। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? 26 नंबर, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? कमेंट कीजिएगा। तो रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि के रचनाकार चले जाएंगे भाई प्रेमचंद्र के साथ, क्योंकि प्रेमचंद्र गोदान, गबन, रंगभूमि जैसे उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बीजक इंपॉर्टेंट रचना है, आपने 10th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि साखी शब्द रमैनी, बीजक को भी पढ़ा है। 27 नंबर का आंसर जाएगा किसके साथ? कबीर दास जी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पल्लव किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। पल्लव किसकी रचना है? तो देखिए, पल्लव हुआ, चिदंबरा हुआ, अगर इन रचनाओं की जब भी हम बात करते हैं तो नाम आता है, पंत का नाम आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पंत को देखा जाए तो सुकुमार कवि, मैं बार बार यहाँ पर दोहराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बेला के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, कवि और रचनाकारों में देखा जाए तो बेला के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 29 नंबर का डी चला जाएगा, निराला, यानी क्रांतिकारी कवि के साथ डी को लॉक किया जाए। 29 नंबर का डी हो जाएगा। अर्चना किसकी रचना है? अब देखिए, फिर से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि 29 नंबर को याद रखो बेला, और 30 नंबर में याद रखो अर्चना। बेला और अर्चना को मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे बेला आप देखते होंगे गांव में या शहरों में, जब हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, गांव में तो घर पे ही अक्सर देखा जाता है या मंदिर में कर लिया जाता है, लेकिन शहरों में कभी कभी बाहर भी जाया जाता है या घर में कर लिया जाता है। तो बेला में आप देखते हो, बेला एक फूल भी होता है और एक बेला होता है बर्तन, ठीक है। तो बेला मतलब फूल मान लो, तो फूलों से भी अर्चना, अर्चना का मतलब पूजा है। तो पूजा करोगे तो मैं कह सकता हूँ इनको दोनों को एक साथ में याद रखना है, तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन अगर भैया निराला चाहते हो तो पूजा करते रहो, आप जिसे भी मानते हो, चाहे आप कोई भी, आप किसी को भी मानते हो। क्वेश्चन नंबर 31, मगही को मागधी बोला जाता है, जो बिहार से संबंधित है, हर बच्चा जानता है। मगही को मागधी बोला जाता है और मगही दोस्त मगध राज्य से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ, बिहारी के साथ। रामलला नहछू किसकी रचना है? रामलला नहछू किसकी रचना है? तो यार याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर प्रमुख जो है व्यक्तित्व, तुलसीदास की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। तुलसीदास को देखा जाए, बरवय रामायण को भी लिखा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बरवय रामायण किसने लिखा है? बरवय रामायण किसने लिखा है? यहाँ पर रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस किसने लिखा है? विनय पत्रिका किसने लिखा है? विनय पत्रिका ब्रजभाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस किस में लिखा? अवधी में, और विनय ब्रजभाषा में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, याद रखिएगा। और सब किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अगला, बनवेला के रचनाकार कौन है?
बन बेला के रचनाकार। अब देखो इसको भी बहुत सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया था बेला, अर्चना, है ना, ये सब कुछ अगर आ जाए, अब बेला कहाँ मिलेगा, फूल कहाँ मिलेगा, वन में मिलेगा, या कहीं भी आप मान लो। और वन में क्या होंगे, पेड़ होंगे। जीवन कैसा होगा अगर चढ़ाओगे भाई किसी के ऊपर, भाई सिंपल सी बात है, जीवन निराला हो जाएगा। नेक्स्ट, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, जवाब दीजिएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो मैंने कहा निशा निमंत्रण हुआ, मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, मधुशाला हुआ, हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को 100 से ज्यादा बार पूछा गया छोटे बड़े एग्जामों में। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जाएगा, सी को लॉक किया जाए। चलिए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया, नहीं जाना, तो हिंदी पढ़ना बेकार, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है भाषा के संबंध में, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। भाषा के संबंध में अगर देखा जाए तो आमिर खुसरो का नाम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। गुंजन किसकी रचना है? क्या गुंजन किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुंजन जो है, क्या है, गुंजन जो है यह किसकी रचना है, 37 नंबर का, तो यह जाएगी भाई सुमित्रा नंदन पंत के साथ, पंत जी हो जाएंगे सुकुमार कवि। अगला, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, ये जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक वही हैं जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जैसे हम धर्मवीर भारती को मारते हैं, यानी ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, सी को लॉक किया जाए। आत्मबोध किसकी रचना है, बताइए भाई, आत्मबोध जो है किसकी रचना है, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आत्मबोध किसकी रचना है, 39 नंबर, तो आत्मबोध जो है वो है किसकी, गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर, 39 के बाद 40 क्वेश्चन, बहुत अच्छे पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो दोस्त याद रखिएगा, जब हिंदी नवजीवन के संपादक पूछा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल्ड क्वेश्चन माना जाता है। नहीं, ये गोल्ड मान लो आप पूरी तरीके से, न चांदी भैया ना कुछ भी, ये गोल्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, महात्मा गांधी जी हैं हिंदी नवजीवन के संपादक। महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों का दिमाग यहाँ तक नहीं जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बनता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक भी महात्मा गांधी है। और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत वर्धा योजना, ये वर्धा योजना भी इसी को कहा गया, वर्धा योजना या तालीम योजना। ये दोस्त यहाँ पर वर्धा योजना या तालीम योजना, ये भी महात्मा गांधी ने, इन्हीं का नाम है, इसको ही मारना अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी आ जाए। बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? तो दोस्त याद रखो, 41 नंबर का जो आंसर जाएगा वो विष्णु प्रभाकर के साथ बंटवारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। करुणालय किसकी रचना है? करुणालय किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जवाब दीजिएगा। तो करुणालय जो किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 42 नंबर का, वो जयशंकर प्रसाद के साथ, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखना है दो नाम इससे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो श्याम सुंदर दास और दूसरा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, उनको ही मारिएगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दिया है तो रामचंद्र शुक्ल मारेंगे। जब श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल दोनों हो तो श्याम सुंदर दास को पहली प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, याद रखना है दोनों नाम। अगला क्वेश्चन, चित्राधार के रचनाकार कौन है? बहुत बार पूछा गया है, कभी भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देख लेना। चित्राधार के रचनाकार कौन है? चित्राधार के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 44 नंबर का। बताओ, 44 नंबर का जवाब आपको देना है कि भाई चित्राधार जो है किसके यहाँ पर संपादक कौन हो जाएंगे, कमेंट कीजिएगा। तो चित्राधार के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति यानी कौन सी रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? सोजे वतन एक ऐसी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाओं में शामिल कर लो इस क्वेश्चन को। कई बार पूछा गया है कि प्रेमचंद्र ने बहुत सी रचनाओं को लिखा है,
बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है, लेकिन एक ऐसी कृति थी जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया, वो था सोजे वतन। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हिंदी का पहला पात्र, पात्र का मतलब है पत्र, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहां से हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यहां से एक बन गया, पहला ये बन गया कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो पहला प्रथम पत्र है भैया यहाँ पर उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पर कि भाई इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 46 नंबर आपको याद रखना है, कलकत्ता, यानी कलकत्ता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जीके में देखें तो जीके सेक्शन में अगर जाऊं तो कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश के व्याकरणिक परिदृश्य से देखा जाए उसके रचनाकार कौन है? 48 नंबर का जो लॉक किया जाए आंसर वो हेमचंद्र हो जाएगा, न कि प्रेमचंद्र, न कि विद्यासागर और न कि धनपाल अज्ञे। प्रभावती वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी रचना है? प्रभावती किसकी रचना है? तो 49 नंबर का जो आंसर जाएगा वो चला जाएगा डी के साथ, निराला के साथ, क्रांतिकारी कवि निराला। साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? साहित्य के मर्म के रचनाकार, ये क्वेश्चन 101 वो हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं। साहित्य का मर्म का जो यहाँ पर अगर देखा जाए व्यक्तित्व है वो किसमें झलकता है? वो 50 नंबर का जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कुटुज रचना को भी लिखा है और